नमस्कार साथियों, जय कल्पामृत। आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं दुर्गा चंद्राकर छत्तीसगढ़ से हूँ। कल्पामृत सक्सेस एकेडमी में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस ज़ूम वेबिनार में जुड़े हुए सभी नए साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी हमारी नारी शक्ति हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर आदरणीय डॉक्टर शांतनु सर जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हमारे डॉक्टर सर जी त्रिपुरा से हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से लोगों को पाइल्स जैसे असाध्य बीमारी से छुटकारा दिला रहे हैं। और साथियों, डॉक्टर सर जी पाइल्स के बारे में गहरी जानकारी देंगे। पाइल्स क्यों होता है, उनके लक्षण क्या है और निदान कैसे हम पा सकते हैं पाइल्स से। तो आज हम डॉक्टर को परमात्मा का दूसरा रूप भी मानते हैं साथियों, क्योंकि परमात्मा के बाद डॉक्टर ही आपके जीवन को बचाने का काम करता है। ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप हमारे बीच डॉक्टर सर जी आने वाले हैं, जो कि आप सभी साथियों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब डायरी पेन लेकर बैठें और डॉक्टर सर जी जो भी जानकारी देंगे, उन्हें आप नोट कीजिए, क्योंकि ये आपके फील्ड में भी काम आएगा। क्योंकि आज के डेट पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं साथियों, जिन पाइल्स की जिन्हें बीमारी रहती है और मिलते भी हैं। तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर, दिल की गहराई से और हमारे सभी साथियों के हैंड राइज और मोस्ट वेलकम के साथ आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आइए सर जी। हाँ, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद दुर्गा जी। नमस्कार, इस ज़ूम में उपस्थित सभी मेरे अग्रज व अनुज भाई और बहनों। मेरी बात सुनाई दे पा रहा है क्या सबको? अगर सुनाई दे रहा है तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को होली की बहुत-बहुत बधाई दे देता हूँ। आशा करता हूँ सभी ने अच्छे से बहुत शानदार तरीके से रंगीन होली मनाई होगी। तो आज का जो विषय है पाइल्स, आप सभी को कुछ ना कुछ ज्ञात तो होगा ही, सभी ने सुना भी है क्योंकि ये हर जगह हर हर इलाके में, हर टाइप के प्रदेशों में पाया जाता है ऐसी रोगी। तो हर किसी ने एक बार कम से कम सुना होगा कि ये किसी न किसी को पाइल्स हुआ है। तो अगर आप लोगों को पता है तो और अच्छी बात है, थोड़ा-सा रिमाइंडर हो जाएगा और अदरवाइज़ थोड़ा-सा ज्ञान वृद्धि हो जाएगी। आज शुरू करता हूँ तो फिर ये पाइल्स होता क्या है? तो ये पाइल्स जो है, ये होता क्या है, ये आज से तो है नहीं, सदियों पहले से ये पाइल्स की बीमारी चली आ रही है। आयुर्वेद शास्त्रों में अलग-अलग ऋषियों ने पाइल्स के अलग-अलग वर्णन दिया है। तो पाइल्स की जो निरुक्ति है, उसमें अगर हम मानते हैं, एक निरुक्ति मैंने यहाँ पे शेयर किया है, अगर आप सभी को दिखाई दे रहा है। अरिवत् प्राणिनो मांसकीलका विशंसन्ति यत् अर्षांसि तस्मात् उच्यते गुदमार्ग निरोधज। ये अष्टांग हृदय एक हम लोगों के आयुर्वेद शास्त्र में एक बहुत बड़ी किताब है, उसमें से लिया गया है, जिसका मतलब है अरिवत मतलब होता है, अरि मतलब दुश्मन। तो दुश्मन जैसे जो प्राण लेना चाहे, ऐसे दुश्मन जैसा हम लोगों के गुदमार्ग में जो निकल के आता है मांस कीलक, अर्थात जो मांस कीलक गुदमार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं और शरीर को शत्रु के समान नष्ट करते हैं, उसे अर्श कहते हैं। और ये अर्श को उस समय से ही अष्ट महागध में माना है, अर्थात आयुर्वेद शास्त्र में 8 बीमारियों को टॉप बीमारियों में माना है और उन टॉप 8 बीमारियों में एक ये अर्श है, अर्थात पाइल्स। अब ये संस्कृत श्लोक वगैरह तो थोड़ा-सा समझ में आया, एकदम नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोगों के शरीर में वेन्स है, जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, तो जो वेन नीचे एनस के तरफ, गुदमार्ग के तरफ गया है, उसी का इंग्लिश में नाम है हेमोरॉयडल वेन।
और वो ही वेन जब सोलन मतलब फूल जाता है किसी भी कारणवश, कारण वगैरह मैं बाद में आता हूँ, तो उस अवस्था को ही बोला जाता है पाइल्स। मान लीजिए ये एक रबर सा होता है और इस पे प्रेशर जब बनता है तो ये धीरे-धीरे नीचे की तरफ आ जाता है। साथ ही ग्रेविटेशनल पुल रहता है, तो वो जब सोलन हो जाता है, सूजन आ जाती है उसमें, तो उसको बोला जाता है पाइल्स। तो पाइल्स का अलग-अलग नाम है। कोई इंग्लिश में लिखेंगे हेमरहॉयड्स, कोई पाइल्स लिखेंगे। तो ये शब्द जैसे कि ग्रीक शब्द से ये हेमरहॉयड शब्द आया है, जिसका मतलब होता है, हीम का मतलब होता है ब्लड मतलब खून, और रूस का मतलब होता है ब्लीडिंग। आप देखेंगे कि पाइल्स में भी यहाँ पे लिखा गया है कि लैटिन वर्ड है पीला, जिसका मतलब है एक मास, एक बॉल जैसा बन जाता है। उसी से पाइल्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। और हम लोग के संस्कृत में और अच्छे से दिया है, रू धातु के साथ सन प्रत्यय योग होकर अर्श शब्द बना है, जिसका अर्थ है एज वायोलेंट एज एनिमी, शत्रु के समान ही वायोलेंट होता है। इसके अलावा भी आप देख पाएंगे कि बवासीर जो काफी कॉमन है, नॉर्थ इंडिया में बवासीर नाम से ही ज्यादातर जाना जाता है। दारुणक भी कहते हैं, दारुनाम भी कहते हैं, गुड किल या गुड कीलक भी कहा जाता है, गुड अंकुर भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम है पाइल्स के। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो पाइल्स या अर्श हम लोग बताते हैं, तो ये कितने प्रकार के हैं। अगर दृष्टिकोण अलग अलग लिया जाए तो बहुत सारे प्रकार से हम लोग विभाजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आयुर्वेद शास्त्र में दोष के हिसाब से जो विभाजन किया है, उसी को यहाँ पे मैंने बताया है कि वातज अर्श एक होता है। वात दोष के कारण से ये होता है जब वात दोष दूषित हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में 3 दोष को ही मानते हैं, वात पित्त कफ, और इन तीनों दोष का अगर बैलेंस रहता है तो आदमी स्वस्थ रहता है, और जब ये तीनों दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो अस्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। तो यहाँ पे वातज अर्श में क्या होता है कि वात इम्बैलेंस्ड हो जाता है, पित्तज अर्श में पित्त इम्बैलेंस्ड हो जाता है, ऐसे ही कफज अर्श में कफ इम्बैलेंस्ड हो जाता है। फिर आता है सन्निपातज, जिसमें तीनों ही इम्बैलेंस्ड हो जाता है। एक आता है रक्तज अर्श। आप लोगों ने काफी सुना होगा, पेशेंट आते हैं कि खून भी आ रहा है टॉयलेट के साथ, तो वो एग्जांपल आता है रक्तज अर्श में, ब्लीडिंग पाइल्स। उसके बाद आता है सहज अर्श, मतलब कॉन्जेनिटल पाइल्स। इसमें एक हेरिडिटरी भी काम करता है, मतलब जेनेटिक्स भी काम करता है कि उसके वंश में पाइल्स था तो उसमें उसको भी होने का संभावना है। अभी जैसे मॉडर्न साइंस के तहत अगर आते हैं, तो मॉडर्न साइंस में भी हालांकि बहुत प्रकार के विभाजन है, बट मोटे तौर पे ये 3 विभाजन माना जाता है। एक आता है इंटरनल पाइल्स, एक आता है एक्सटर्नल पाइल्स, एक आता है मिक्स्ड पाइल्स, मतलब ये दोनों का मिक्सचर। ये ऐसे बोलने से हो सकता है आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आए, तो मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये अच्छे से देखिए, कुछ समझ में आएगा। ये थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे ये हम लोग का रेक्टम एनल एनल का लास्ट रीजन का एक इमेज है, फोटो है। इसमें देखिए एक लाइन से बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इंटरनल हेमोरहॉयड पेक्टिनेट लाइन। इस लाइन के ऊपरी तरफ पर्पल कलर के कई सारे जो बबल जैसा है, वो सारे हैं इंटरनल पाइल्स। मतलब इस लाइन के ऊपर जो भी पाइल्स बनता है उसको कहते हैं इंटरनल पाइल्स। और इस लाइन के नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है, ये लिटिल बिट ब्लूइश कलर में, पेल ब्लूइश कलर में, एक्सटर्नल हेमोरहॉयड। ये सारे हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के ही पाइल्स ज्यादातर माना जाता है।
और इंटरनल पाइल्स भी कई बार अंदर से बढ़ के आते 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 एक्सटर्नल तक पहुंच जाता है और ऐसे में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग कोई डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं तो कोई डायग्नोसिस के लिए प्रोक्टोस्कोप यूज करते हैं। एक मशीन है जो एनल कैनल या गुदमार्ग में लगाया जाता है। फिर डॉक्टर साहब देखते हैं कि आपका ये क्या कंडीशन है। पहले तो विचार करना होता है हम लोगों को कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो आप लोग यहाँ पे एक मोटे तौर पर आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा इस फोटो से कि इंटरनल अगर होता है तो भी यहाँ पे अलग अलग ग्रेड है जो आप लोगों के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है कि किसी का ग्रेड 1 पाइल्स है, किसी का ग्रेड 2 है, किसी का ग्रेड 3 है, किसी का ग्रेड 4 है, किसी का एक्सटर्नल है। तो ये देखिए, जो ग्रेड 1 होता है वो आमतौर पे दवाई से आसानी से ठीक हो जाता है, छोटा साइज का होता है। ग्रेड 2 में देखिए, ग्रेड 2 हमारा थोड़ा सा बड़े साइज का होता है, कई बार बाहर आता है और अंदर चला जाता है या फिर कई बार दबाने से चला जाता है। ग्रेड 3 में दबाने से मुश्किल से जाता है और जाने के बाद वापस आ जाता है। और ग्रेड 4 में देखिए एकदम बड़ा सा है, वो किसी भी तरीके से अंदर जाएगा ही नहीं। कैसे भी अगर आप थोड़ा-सा कोशिश करेंगे तो उल्टा पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और वो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो गया है। और उस लेवल पे अगर पाइल्स चला जाता है तो ज़्यादातर अलग-अलग किस्म की सर्जरी की ज़रूरत होती है। वो ट्रीटमेंट पार्ट में मैं बाद में आ रहा हूँ। तो ये हो गया आपका पाइल्स का अलग-अलग डिवीज़न करते हैं और पाइल्स के डिवीज़न के अंदर भी हम लोग सब डिवीज़न कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया। अब ये सारे तो बीमारी को समझने के लिए है, लेकिन बीमारी होता किस लिए है और होता कैसे है, उससे कैसे बचा जाए, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। तो ओरिजिन और कॉज, बहुत सारे कॉज है, अगर लिखना चालू करूं तो खत्म नहीं होगा, इसलिए मोटे तौर पे जो मेन कॉज है उसको शॉर्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पे बनाया है। हार्ड स्टूल मतलब हुआ कंस्टिपेशन जिसका होता है, हार्ड स्टूल उसी का होता है ज्यादातर। तो ऐसे हार्ड स्टूल जिस होने से पाइल्स का संभावना काफी बढ़ जाता है। किसी किसी की आदत होती है कि टॉयलेट में जाके कमोड में बैठ बैठ के पेपर पढ़ेंगे, तो सुबह सुबह पेपर पढ़ते पढ़ते लग जाता है आधा घंटा। तो ये जो प्रोलॉन्ग सिटिंग, काफी लंबे समय से टॉयलेट में बैठे रहना, ये भी एक कारण है पाइल्स होने का। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आता है। आप लोग मेरे ख्याल से देखे होंगे कि जिन जो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में या फिर उनका पेशा ही ड्राइविंग है, उनके लिए ये तकलीफ बहुत कॉमन है। 10 में से 7 से 8 लोगों को पाइल्स मिल जाता है ड्राइवरों में, जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम है। काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, जो मतलब दिन भर काम में लगे रहते हैं और वो बैठे रहते हैं, कंप्यूटर लिया सामने और सीट पे बैठे हैं। तो इतना लंबा समय बैठे रहने से भी वो जो शुरू में मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पुल की बात आती है, तो उस पुल के कारण भी पाइल्स होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना बन जाता है। और साथ में अगर उनका खान-पान उसी प्रकार का हो, उनकी अग्नि अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, दीप्त नहीं हो, तो पाइल्स होने का तो प्रबल संभावना बन जाता है। फिर आता है हेवी लिफ्टिंग, जो मतलब वज़न उठाने का काम करता है, उसको भी ये डर रहता है एक पाइल्स होने का। और थर्ड पॉइंट में मैंने बताया कि प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी आप देखेंगे कि लेडीज को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है और कई कई लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये मतलब एक नॉर्मल जो वजन होता है उससे उनका वजन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी एक दबाव आता है, तो ऑटोमेटिकली उनके जो हेमोरॉयडल वेन है उसके ऊपर भी दबाव आता है और पाइल्स बनने का संभावना बढ़ जाता है।
तो इन कारण, ये सारे हो गए कारण जिससे पाइल्स होने की संभावना है। नेक्स्ट आ जाता है, अब कई लोग हम लोगों के पास आता है कि शायद हमारे पास, हम लोगों को भी पाइल्स है। जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ तो ही पाइल्स है, या फिर गुदमार्ग में कुछ महसूस हुआ तो ही पाइल्स है, या फिर वहां पर जलन हुआ तो ही पाइल्स है। ये मिमिक्स ऑफ पाइल्स मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि कई लोग इसको प्रॉपर डायग्नोस ना होते हुए भी समझ लेते हैं कि ये पाइल्स है। जैसे एनल एब्सेस, मैंने कई पेशेंटों को देखा है कि मान लीजिए उनको इरिटेशन है, इचिंग है, किसी कारण से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो, ज्यादा खुजलाते हैं वो व्हाटएवर, और साथ में वो स्वेलिंग सा हो गया है आसपास दिमाग में, अगर स्वेलिंग हो जाता है उसको भी लोग पाइल समझ बैठते हैं। कुछ कुछ पोलिप होता है, पोलिप और पाइल्स एक नहीं है, तो पोलिप को भी समझ लेते हैं पाइल से। फिर देखेंगे कि एक होता है फिसर, ये भी एक खतरनाक बीमारी है और इसमें बहुत जलन होती है। तो गुदमार्ग में मान लीजिए किसी का थोड़ा सा कट लग गया हो, कट हो गया हो, तो ऐसे में भी उनको पाइल्स होने का एक डर भी रहता है, और वो लोग, कई लोग समझ बैठते हैं कि ये पाइल्स है, जबकि ये पाइल्स नहीं बल्कि फिसर होता है। तो ऐसे ही फिस्टुला भी है, कोलोरेक्टल कैंसर भी है, जो पाइल्स जैसा सिम्टम बताता है लेकिन पाइल्स नहीं है। नेक्स्ट आ जाता हूँ साइंस और सिम्टम्स में। जो मुख्यतः हम लोग का किसी का अगर पाइल्स होता है तो फिर ये कैसे हम लोग का सिम्टम्स आता है। तो एक्सटर्नल में ज्यादातर क्या होता है कि इचिंग पाया जाता है, पेन, दर्द होता है, डिस्कम्फोर्ट होता है, बैठने में तकलीफ होती है, इधर उधर करके जैसे तैसे करके बैठता है आदमी। स्वेलिंग होता है, गुदमार्ग के उस द्वार पे एक स्वेलिंग सा बना रहता है, कई बार ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये ज्यादातर एक्सटर्नल में कॉमन है, इंटरनल में भी हो सकता है, लेकिन ये सिम्टम्स एक्सटर्नल पाइल्स में ज्यादा पाया जाता है। इंटरनल में क्या पाया जाता है, इंटरनल में आसानी से पेन नहीं नजर आता है लेकिन ब्लीडिंग जल्दी होती है, और ऐसे में कई बार टॉयलेट में ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। फिर थ्रोम्बोसिस मतलब हो गया, अब इंटरनली ब्लीडिंग हुआ है, धीरे धीरे ब्लीडिंग होके वो क्लॉट बन गया, वो क्लॉट बनने से वो एक बॉल जैसा बन जाएगा अंदर, और उससे दर्द होगा। तो ये थ्रोम्बोसिस इंटरनल पाइल से ही बन सकता है। तो ये अलग अलग सिम्टम है जो पाइल्स में पाया जाता है। अब मेन जगह पे आ जाता हूँ। हम लोग पाइल्स का डिस्कशन इसीलिए करते हैं कि इसको जाने और मेनली इसका उपाय क्या है, इससे बचने का ट्रीटमेंट, उपचार भी क्या है। तो आयुर्वेद का अगर मानते हैं तो आयुर्वेद का दो उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका उसके स्वास्थ्य को सही रखा जाए, अर्थात मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो ताकि उसको पाइल्स या कोई आदि बीमारी ना हो, वो कैसे रखा जाए, ये हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब आतुर में, डिजीज पर्सन में जो डिजीज है उसको कैसे क्योर किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो पहला जब उद्देश्य है मेंटेनिंग गुड हेल्थ, उस उद्देश्य के ऊपर ही आगे पहले बात करता हूँ कि मेंटेन कैसे किया जाए। पहले तो हम लोगों को देखना है कि हम लोग मतलब किस देश का मतलब हुआ कि किस प्रकार के भूमि में हम लोग रहते हैं। जैसे कहीं पे आयुर्वेद में माना जाता है अनूप देश और जांगल प्रदेश, तो वो मैं उस प्रकार ना जाके ऐसे बताता हूँ कि कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, कहीं पे बारिश कम होती है, कोई समुद्री तट का एरिया होता है, कोई हिली रीजन होता है। तो अपना अपना एरिया उस हिसाब से देखना है, अपना अपना खान पान उस हिसाब से देखना है, और सबसे जरूरी बात अपना अपना अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर, उसका विचार खुद को ही करना होगा ज्यादा। तो उस हिसाब से देख के
हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पत्थर जो हम लोग खा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होने की चांसेस ज़्यादा है, वो है गेहूँ, अरहर, जौ। लेकिन ये सारे जो है पुराना होने से ही अच्छा है, नया नहीं होना चाहिए। तो गेहूँ, अरहर, जौ हुआ, आंवला हुआ, फिर मुदक हो गया, घृत हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, लौकी, परवल, सेंधव नमक में आता है, सेंधा नमक, फिर पालक आ गया। सूप के अगर जाऊँ तो सूप की बात करूँ तो मांस रस आता है, वेजिटेबल सूप भी आता है और सूप गुड फॉर हेल्थ, सूप आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। पपीता हो गया, तक्र, तक्र को अगर मैं इजी भाषा में बोलता हूँ तो छाछ, छाछ और तक्र करीब-करीब एक जैसा है। तो तक्र ऐसी चीज़ है जो दवाइयों में भी यूज़ होता है। पाइल्स वगैरह या गहनी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसमें तक्र यूज़ होता है। तो अगर आप गर्मियों के सीज़न में तक्र लेने के हैबिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन भी अच्छा होता है और पाइल्स ना होने का संभावना बढ़ जाता है। अंगूर आदि सीज़नल फ्रूट्स हुआ, वो हर कोई ले सकता है और अच्छा है। साथ ही साथ सलाद का जो बात है, जैसे गाजर हुआ, खीरा हुआ आदि, वो सारे हम लोग अगर इनटेक करते हैं, तो वो एक बोलस फॉर्म करता है, जो कि खुद डाइजेस्ट नहीं होता, खुद एनर्जी इतना नहीं देगा। रफेज माना जाता है, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। इसलिए हम लोगों को सलाद भी लेनी चाहिए। और ऐसे ही अगर हम लोग अपथ्य में माने, तो गुरु विष्टम्भी पदार्थ जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, मैदा वगैरह जो चिपक जाता है, उड़द, चना, गरम मसाला, अचार, आलू, ये सारी चीज कम लेना ही बेहतर है। अध्यासन करना वो भी सही नहीं है, अति मात्रा में भोजन करना ये भी सही नहीं है। अर्थात बैलेंस बना के रखना है, तो ही सही है, तो ही बेस्ट है। तो पथ्य और अपथ्य का अगर हम लोग नॉलेज को यूज करते हैं, तो फिर हम सिर्फ पाइल्स ही क्यों, काफी सारे बीमारियों से बच जाते हैं। ऋतु के अनुसार जो बीमारियां होती है, उससे भी हम लोग मतलब बचे रहते हैं, अगर हम लोग कब कौन सा चीज खाना चाहिए और कहाँ का खाना चाहिए, वो अगर थोड़ा सा विचार करें। तो ये हो गया पथ्य अपथ्य। और फिर आता हूँ अब हम लोगों का जो मेडिसिन्स है, जो पाइल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, करते आ रहे हैं और रिज़ल्ट दे रहे हैं। ये स पहला मैं बताऊँगा कि पाइल्स क्यूरा ड्रॉप हो गया। तो पाइल्स क्यूरा ड्रॉप ज़्यादातर हम लोग 20 ड्रॉप दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, थोड़ा गुनगुना पानी के साथ लेने को कहते हैं। किसी-किसी का अगर थोड़ा-सा ज़्यादा एलिवेटेड कंडीशन है, थोड़ा थोड़ा डोज़ बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ ईएमआर खाने को भी चलेगा। हाँ, इसमें एक बात और बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल पाइल्स है, तो लगाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब ऐसे में पाइल्स क्यूरा भी लगाया जा सकता है और ईएमआर भी लगाया जा सकता है। ईएमआर में एक हीलिंग प्रॉपर्टी भी है, तो ऑटोमेटिकली ये हील भी होता है, तो फिर हम लोग पाइल्स क्यूरा के साथ ईएमआर लगाने को भी दे सकते हैं। ट्रीटमेंट में अगर हम पाइल्स क्यूरा की बात करते हैं, तो पाइल्स क्यूरा में देखेंगे कि उसमें ऑलरेडी त्रिफला है, बेकियान है, फिर गेंदा फूल सर्दियों के टाइम में ज़्यादा होता है, जिसको टेजेटस इरेक्टा साइंटिफिक नेम में बोला जाता है। तो गेंदा फूल दूसरा काम करता है कि ये ब्लीडिंग को भी रोकता है। तो पाइल्स क्यूरा दोनों तरफ काम कर रहा है। एक तो त्रिफला है, इसका मतलब विरेचन करवा रहा है, मतलब आपके कॉन्स्टिपेशन को कम कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। और दूसरा गेंदा फूल जैसा है, फिर भूमि आंवला है, दारू हल्दी है, सूरन है, ये सारे आपका डाइजेशन भी करवा रहा है और साथ ही साथ अगर ब्लीडिंग हो तो वो भी ब्लीडिंग को क्लॉट करने में सहायता करता है। तो ये पाइल्स क्यूरा दे सकते हैं हम लोग, ईएमआर दे सकते हैं, खाने को भी दे सकते हैं, लगाने को दे सकते हैं। त्रिफला जूस हुआ, तो जिसका मान लीजिए कॉस्ट इतना क्रूड नहीं है, थोड़ा-सा ही प्रॉब्लम है, तो उनको त्रिफला जूस अगर हम लोग पिलाते हैं, तो उससे आसानी से उनका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। तो उस उनके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार कंस्टिपेशन के लिए हम लोग एरंड तेल भी देते हैं, हालाँकि यहाँ पे नहीं लिखा है। तो एरंड ऑयल से भी कंस्टिपेशन के लिए काफ़ी लाभ मिलता है। साथ में लिवोक्यूरा अगर अप्लाई करते हैं, तो फिर वो क्या डाइजेशन के लिए अच्छा हो रहा है, उनका अग्नि को दीप्त कर रहा है। तो अगर हम लोग की अग्नि दीप्त हो गया है, शुरू से अगर हम लोग ठीक वे में चलते हैं, तो पाइल्स होने की ही नौबत नहीं आएगी। तो ये सारे मेडिसिन्स आशा करता हूँ जो हम लोगों को सक्सेस मिला, आप लोग भी अगर देंगे या फिर यूज़ करेंगे, तो पाइल्स जैसी बीमारी में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ बाकी जो एनोरेक्टल डिजीज़ेज़ है, जैसे फीसर हुआ, फिस्टुला हुआ, उनमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ इसमें से काफ़ी चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ तो आप पाइल्स-क्यूला वगैरह के बारे में जानते ही होंगे। बस ये सारी बोल के ही मैं अब मेरा वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नियमित जीवन शैली तमाम तरह की घातक बीमारियों का कारण बनती है। बवासीर भी इन्हीं बीमारियों में से एक है। बवासीर यानी पाइल्स से पीड़ित व्यक्ति को उठने बैठने और मल त्यागने में काफी दिक्कतें होती हैं। कई बार तो अपने आप ही मल के रास्ते से खून आने लगता है और ये काफी दर्दनाक होता है। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ काफी बढ़ जाती है। यदि आप बवासीर जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो कल्पामृत आपके लिए लेके आए हैं पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधियों से बना पाइल्स क्यूरा। पाइल्स क्यूरा में मौजूद त्रिफला, बकायन, गेंदा फूल, भूमि आंवला, दारू हल्दी, छोटी हरड़, मकोय तथा एलोवेरा आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पाइल्स के इलाज में लाभदायक है। पाइल्स क्यूरा खूनी बवासीर के लिए रामबाण औषधि है। ये बवासीर के कारण खून आना और मस्सों के कारण होने वाली तकलीफ तथा दर्द में तुरंत राहत प्रदान करती है। कल्पामृत पाइल्स क्यूरा ISO 9001:2015 GMP तथा HACCP सर्टिफाइड एक स्वदेशी उत्पाद है। कल्पामृत पाइल्स क्यूरा का सेवन 20 बूंद ताजे पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार लें और पाएं पाइल्स से तुरंत राहत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे डॉक्टर सर जी से बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली। किस तरह से हम लोग पाइल्स के से कारण के बारे में भी जाने, बचाव के भी बारे में जाने कि किस तरह से पाइल्स हमारे देखिए शरीर में जो वात-पित्त का जो इम्बैलेंस होता है उन्हीं की वजह से आता है और ख़ासकर ये बीमारी जो लंबी समय से जैसे सीट पे बैठे रहने वाले ड्राइवर वग़ैरह है, तो ऐसे लोगों में और जल्दी आसानी से होती है, इस प्रकार से सर ने बताया। और क्या-क्या हम इसमें ले सकते हैं? जैसे अपना खाने के बारे में भी बताया है सर जी कि गेहूँ, अरहर, जौ, आंवला, मृ मृतक, घृत, पपीता यानी कि ये सब चीज़ों के बारे में और पाइल्स सकुरा जैसे इसमें हम लोग बिल्कुल देते ही हैं, हमारे पाइल्स के पेशेंट को पाइल्स सकुरा देते हैं
अपना ईएमआर देते हैं, त्रिफला जूस देते हैं। तो आज डॉक्टर सर जी से ये भी जानने को मिला कि जिस वहाँ पे हम इनको सभी चीज़ों को पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इससे बहुत बेहतरीन तरीके से जल्दी लोगों को ठीक भी कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आप बीच-बीच में हमें ऐसे ही आगे और बिल्कुल मार्गदर्शन देते रहेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे कल्पामृत सक्सेस अकेडमी का भी और पूरे सिस्टम का भी। नेक्स्ट में फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद सर।